तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एडम में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मरुत्तल काल के बारे में। तो इससे पहले जान लीजिए कि मरुत्तल काल होता क्या है और होते कैसे हैं, और ये कैसे अस्तित्व में और कैसे ख़त्म हुआ और कैसे विखंडित हुई। और आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारे भारत, प्यारा भारत देश पे सबसे पहले विदेशियों ने आक्रमण किया था, और कौन सा प्रथम विदेशी से जो हमारे भारत पे आक्रमण करके अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश किया था, और कैसे कैसे वो भारत में आके और बहुत दूर दूर तक साम्राज्य फैला था। और ये भी आज हम लोग जानेंगे कि एक छोटा सा जो स्थानीय राज्य है वो कैसे खदेड़ के उसको भारत से बाहर बाहर निकालती है, ये भी आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए मौर्योत्तर काल के बारे में पहले जान लीजिए। तो हुआ था ऐसा कि मौर्योत्तर काल के बारे में जब हुआ था ऐसा कि जब दो राजा जब अस्तित्व में आए थे, सबसे पहले अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किए थे। और जैसे ही उनका जब खात्मा हुआ, यानी उनका साम्राज्य का अंत होने लगा, तो ब्राह्मण समाज का स्थापना हुआ। जब ब्राह्मण समाज का जब स्थापना हो गया, तो वो लोग छोटे छोटे टुकड़े में बट गए थे। ब्राह्मण समाज में शुंग वंश, कन्नब वंश और सातवाहन वंश जो दक्षिण में आते थे, वो लोग आए थे अस्तित्व में। और वो धीरे धीरे मतलब ये हुआ था कि वो छोटे छोटे टुकड़े में बट गए थे। जब जैसे ही छोटे छोटे टुकड़े में बटे, आपको भी पता है जब छोटे छोटे टुकड़े में कोई बटता है, तो जो उसका दुश्मन होता है, जो इनका बाहरी यानी आक्रमण करने वाले होते हैं, वो तो ताक ला के, ऐसे भी भारत पे आक्रमण करने के लिए ताक ला के वो लोग ऑलरेडी पहले से बैठे हुए थे। वो चाहते थे कि ये लोग टूटे और हम जाके इस पर आक्रमण करें। ऐसी आपको भी पता होगा कि अगर आपका दुश्मन को अगर आपकी कमजोरी पता चल जाएगी, तो वो आप पे आक्रमण जरूर करेगी। तो ऐसा हुआ था हम लोग के भारत देश के बारे में। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो हुआ था ऐसा कि जब शुंग वंश और कन्नब वंश से ये सब जब छोटे छोटे टुकड़े में बट के जब राज कर रहे थे, तो जब छोटे, जाहिर सी बात है, वो छोटा छोटा जब टुकड़ा में बट गया, तो विदेशी जो आक्रमणकारी है उनको पता चला कि ये लोग छोटे टुकड़े में बट गया, और वो भारत पे जाके हमला की और आगे जाके अपना जो अस्तित्व है उसको भारत में लेकर फैला दी। तो चलिए आज हम इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं, और ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हर एग्जाम में या एग्जाम में आने वाला जो एग्जाम है ग्रुप डी वगैरह, इसमें आपसे जरूर एक नए क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लेगी। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए, तो भारत में यवन राज आज हम लोग का ये चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि भारत में सबसे पहले आक्रमणकारी विदेशी थे, उसका क्रम क्या है। तो हर एग्जाम में, न जाने कितने एग्जाम में पूछा हुआ। सामने एक बुक रखा हुआ है, उसमें पता नहीं, ऐसे ल्यूसेंट का बुक है, मोटा वाला बुक है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आप जाके देखिएगा, तो उसमें बहुत सारा जो क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे। और मैं भी उसी में से छांट कर लाता हूँ जो एग्जाम में आपसे पूछता है या प्रीवियस ईयर होता है वही, क्योंकि पढ़ना उतना ही है जिससे सिलेक्शन हो जाए, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो भारत में आक्रमणकारी है उसका क्रम क्या था। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम का, तो देखिए, तो भारत में क्रम था, सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद पल्लव आए थे, और लास्ट में आए थे कुषाण आए थे। तो हिंद यूनानी के बारे में इसमें से 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए कि हिंद यूनानी, देखिए हिंद यूनानी को ग्रीक और बैक्टीरियाई भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हिंद बोले या ग्रीक बोले तो उसको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तीनों नाम एक ही नाम थी, कॉमन नाम थी, वो अलग अलग नाम उनका पता चलता है। तो देखिए सबसे पहले हिंद यूनानी भारत में हमला किए थे। तो सबसे पहले हिंद यूनानी में जो उसका बैक्टीरियाई शासक का डेमोक्रेटियस था। देखिए सबसे पहले आक्रमणकारी में बैक्टीरियाई शासक डेमोट्रियस, यानी कि भारत में जो आक्रमणकारी थे वो सबसे पहले किए थे हिंद यूनानी। और हिंद यूनानी में जो उसका डेमेट्रियाई जो शासक थे वो सबसे भारत पे हमला किए थे। और भारत पे हमला करने के बाद अफगान क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र और क्या बोलते हैं उसको, अभी जो पाकिस्तान क्षेत्र में हम लोग का पड़ता है, सिंध क्षेत्र को वो अपने में जीत लिए थे। यानी कि 3 क्षेत्र वो जीते थे। सबसे पहले जीते थे पंजाब और अफगानिस्तान और एक सिंध जो भी जीत लिए थे। कितना ईस्वी में था? 190 BC में, यानी 190 ईसा पूर्व में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, आपसे ये मिलाने के लिए दे देगा कि ये कौन कौन सा पहले शासक आया, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले आया हिंद यूनान, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। फिर चलते हैं, तो वो राजधानी की बात चले तो वो राजधानी बनाए थे कहाँ? तो साकल में राजधानी बनाए थे, जो अभी जो फिलहाल में वर्तमान में स्थालकोट। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो प्रमुख शासक के बारे में, क्योंकि इसमें प्रमुख शासक को इसको माना जाता है मिनांडर और मिलिंद, जो 165 से 145 ईसा पूर्व तक शासन किए। गर्मी। देखिए, तो इसमें राजधानी साकल, प्रमुख शासक कौन थे? मिनांडर और मिलिंद, ये दोनों को याद रखिएगा। फिर एक बहुत वेरी 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 मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, और न जाने कितने एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो मिलिंद पन्हो क्या है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जब बात ऐसा हुआ था कि जो मिलिंद पन्हो क्या है, तो जब बात ऐसा था कि जो मिनांडर थे, वो मिनांडर मतलब अपना राज स्थापित करने के बाद वो जगह जगह पे भ्रमण करते हुए उनको एक नागार्जुन, यानी कि जो उनका नागसेन एक गुरु है, यानी कि जो बौद्ध धर्म के ज्ञाता थे, उससे इनकी मुलाकात हुई। और वो मुलाकात होने के बाद उससे इतना प्रभावित हो गए कि वो
प्रभावित हो जाने के बाद उसका जो बौद्ध धर्म है वो उसको अपना लिए थे। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो एक प्रश्न और एक उत्तर का काल चला था, यानी कि जो उसका गुरु थे वो उत्तर देते थे और मिनांडर थे वो प्रश्न पूछते थे। जो प्रश्न और उत्तर का जो संग्रह करके एक रखा गया था उसी को मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। तो ये न जाने कितने एग्जाम में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये मिलिंद पन्हो क्या है। तो मिलिंद पन्हो याद रखिएगा कि मिनांडर और नागसेन के प्रश्न और उत्तर के संकलन है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और उनका गुरु का नाम तो आप लोग जान गए हैं, नागसेन या नागार्जुन रहता है, जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी किससे, तो नागसेन से या नागार्जुन से। कौन, तो मिनांडर। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा और ध्यान रखने वाली बात है। और एक बात इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे प्रथम बार सोने का सिक्का कौन चलाया था। तो ये आप लोग बहुत अच्छा से याद रख लीजिएगा कि सबसे प्रथम बार सोने के सिक्के का जो प्रचलन था, जो जारी किए थे वो शासक किए थे हिंद यूनानी या ग्रीक, या उसको बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे हिंद यूनानी, ग्रीक या बैक्ट्रियाई। तो सबसे प्रथम बार सोने के सिक्के चलाने का प्रयास या प्रथम बार कौन चलवाया था, प्रयास नहीं चलवाया कौन था, हिंद यूनानी चलवाए थे या ग्रीक या बैक्ट्रियाई शासक, ऐसे आप लोग मान सकते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वो हम लोग को हिस्ट्री पढ़ने में और पता चला कि कौन से काल से उसका जो क्रम थे, कौन सा काल में ये आया। क्योंकि देखिए वो लोग जो सिक्के चलवाए थे ना, तो बात ऐसा था कि जो वो सिक्के चलवाए थे तो उस पर ऐसा एक कलाकारी किया जाता था जिससे हम लोग को पता चला कि हाँ ये हिंद यूनानी के शासन के काल के है। इसलिए तो इससे हम लोग को पढ़ने में भी, इतिहास पढ़ने में और समझने में और पता चला कि हाँ ये इतिहास इस काल से रिलेटेड है, ऐसे हम लोग को पता चला। नहीं तो पहले कोई साक्ष्य नहीं था, बस एक सोची समझी रणनीति के तहत मतलब लिख दिया गया कि ऐसा था, मतलब कि सोच के कि इतना काल में हुआ होगा। लेकिन जब ये बैक्ट्रियाई शासक आए तो अपने सोने के सिक्के पे मतलब एक कलाकारी करके गया ताकि हम लोग को पता चले कि वो कलाकारी क्या था। तो ये एक मेन टॉपिक जरूर याद रखिएगा, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये आप लोग को याद रखना ही है क्योंकि जो सबसे प्रथम बार सिक्के चलवाए थे सोने का सिक्का वो चलवाए थे हिंद यूनानी, और वो उस पर कलाकारी किए थे ताकि हम लोग को पता चले कि कौन सा काल से वो सिक्का आरंभ हो गई, यानी कि चल रही है। चलिए तो इतना जान लीजिए। उसके बाद एक और आप याद रखिएगा कि हेलेनिस्टिक आर्ट क्या है। देखिए हेलेनिस्टिक आर्ट ये है कि जब हिंद यूनानी जब अपने भारत में आए तो वहाँ से एक कला लेकर आया अपने भारत में, और वहाँ से वो कला लेकर आया और भारत का अपना कला था। तो दोनों जो मिल के जो कला का निर्माण हुआ उसको गंधार कला के नाम से जानते हैं, और उनका कला का नाम है हेलेनिस्टिक आर्ट। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, माफ़ कीजिएगा। हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है। और वो दोनों के संकलन से जो बना उसको बोलते हैं गंधार कला। ये आप लोग जरूर याद रखिए। और फिर एक बहुत 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 मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि पर्दा प्रथा का प्रचलन कौन किया था। पर्दा प्रथा का प्रचलन जो वो किए हिंद यूनानियों ने किए, क्योंकि जब नाटक वगैरह होता था, जो पर्दा चलाने का कार्य जो होता था, बीच में पर्दा लगा देने का कार्य, वो हिंद यूनानियों ने आके शुरुआत की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो शुरुआत किए थे पर्दा प्रचलन का उसको यवनिका के नाम से भी जानते। तो चलिए आज हम लोग जान गए हिंद यूनानी के बारे में, यानी हिंद यूनानी प्रथम जो विदेशी आक्रमण थे भारत पे उसके बारे में आज हम लोग जान गए। फिर अभी हम जानेंगे शक के बारे में। तो माना जाता है, एक बार लास्ट में रिकैप करते हैं, एक बार पहले इसको जान। देखिए शक के बारे में माना जाता है कि सबसे प्रथम हिंद यूनानी है, उसके बाद शक का है, उसके बाद पल्लव आया और उसके लास्ट में आया आपका कुषाण आया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हिंद यूनानी के बारे में जान गए और अभी जानेंगे हम लोग शक के बारे में। तो शक के बारे में माना जाता है कि वो चारागाह के खोज करते करते अपने भारत में घुस गए, और भारत में घुसने के बाद वो छोटे छोटे कबीला के रूप में बट गए, और कबीला के रूप में बटने के बाद वो किए क्या, हाय गर्मी, वो देखिए शक का है, गर्मी थोड़ा ज़्यादा इसलिए देखिए शक का है। उसके बाद वो भारत में इन किए और भारत में मतलब चारागाह की खोज करते करते भारत में आ गए, और भारत में आने के बाद उनका जो शासन प्रक्रिया थी वो 5 भागों में बट गया। 5 भागों में बट गया यानी कि 5 शाखाएं में बट गया, और सबसे जो महत्वपूर्ण शाखा थी जो तीसरी शाखा यानी कि पश्चिमी शाखा थी, सबसे जो महत्वपूर्ण शाखा थी वो तीसरी शाखा थी। और शक के बारे में एक चीज़ बहुत आप याद रख लीजिएगा कि जो प्रथम शासक थे वो मो था, यानी कि शक का जो प्रथम शासक थे वो मो था। ये आप लोग याद रखिएगा। और फिर याद रखने योग्य वाली बात है कि जो उसका जो उसका प्रमुख शासक थे वो रुद्रदामन थे, और रुद्रदामन ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करवाया था, उसको आप लोग याद रखिएगा कि जो सुदर्शन झील है काठियावाला क्षेत्र यानी कि गुजरात में, देखिए जो सुदर्शन झील है
उसको जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने पोखर का निर्माण करवा दिया, और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि वो सुदर्शन झील है उसको निर्माण कौन करवाया था? सुदर्शन झील है उसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाने के बाद उसको छोड़ा, और जैसे ही उसको छोड़ने के बाद वो झील था वो सूख गया था, यानी कि वो विलुप्त टाइप की होते जा रही थी। तो इसका जो खुदवाने का कार्य और फिर से इसको रिपेयर मान सकते हैं, अभी के भाषा में रिपेयर करके और उसको साफ सफैया का काम कौन करवाया था? तो अभी के भाषा में मान लीजिए तो रुद्रदामन प्रथम करवाए थे, जो 130 से 145। आप भी डेट इसको भी अगर याद है तो मन है तो याद कर सकते हैं, नहीं तो डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण कौन करवाए और जीर्णोद्धार कौन करवाया था। अगर निर्माण के बारे में पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य, और अगर ये पूछे आप लोगों से कि इसका जो फिर से दोबारा से जीर्णोद्धार यानी कि जीर्णोद्धार कौन करवाए थे, तो वो करवाए थे हमारे नहीं, रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। रुद्रदामन कौन से किस वंश से यानी कि किस वो शाखा से आते हैं? तो वो शक के वंश से आते हैं, और जो पश्चिमी शाखा जो बहुत महत्वपूर्ण है उस शाखा से आते हैं। तो चलिए ये आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, सबसे प्रथम बार जो अभिलेख का कार्य करवाने का कार्य किया था चंद्रगुप्त मौर्य में अशोक, और अशोक का जो भाषा था वो ब्राह्मी और खरोष्टी वगैरह थी, लेकिन जो ये रुद्रदामन है इसको हो सके तो संस्कृत से बहुत लगाव होगा या संस्कृत से बहुत प्यार होगा, तो इसने सबसे प्रथम बार संस्कृत में एक अभिलेख चलवाया, और उस अभिलेख का नाम जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर शक के बारे में 2-3 माना जाए तो 2-3 ही क्वेश्चन आपसे पूछेगी। अगर आप बिलीव ना हो तो प्रीवियस ईयर पलट के देख लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन। एक, रुद्रदामन ने जो काठिया वाला क्षेत्र है सुदर्शन झील को क्या करवाया था ये, और एक क्वेश्चन यही पूछेगी कि सबसे प्रथम बार यानी कि सबसे प्रथम बार संस्कृत में अभिलेख कौन जारी किया था। तो सबसे प्रथम बार अभिलेख जारी का कार्य अगर ऐसे पूछे कि अभिलेख कौन करवाया था सबसे पहले, तो वो हो जाएगा अशोक। अगर पूछे कि सबसे प्रथम बार संस्कृत में अभिलेख चलाने का कार्य कौन किया था, तो वो किया था प्रथम। कौन प्रथम? तो रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन प्रथम। 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा, रुद्रदामन प्रथम। ऐसे याद रखें ना, संस्कृत से इसको बहुत लगाव था। किया क्या? संस्कृत में एक कांड कर दिया, जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण कर दिया। ये आप लोग याद रखिए। फिर चलते हैं कि एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके खदेड़ के और उसको बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद विक्रमादित्य उपाधि धारण किया। और विक्रमादित्य उपाधि धारण क्या होता है? तो वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है कि अभी भी आप लोगों को पता होगा कि जो अच्छा व्यक्ति अच्छा काम करते हैं वो अपना नाम रखने के लिए या अपना जो अस्तित्व को बचाने के लिए उसी नाम से शुरुआत करते, तो वो विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो 58 ईसा पूर्व में नया संवत, वो विक्रम संवत शुरुआत करवाया। यानी कि जो शक को पराजित करने का कार्य एक अवंती के था, वो क्या किया? वो शक को पराजित करके खदेड़ के भारत से बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की। तो ये भी न जाने कितने एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विक्रम आदित्य की उपाधि किस उपलक्ष्य में लिया गया था। आप याद रखिएगा कि शक को पराजित करने के बाद विक्रम आदित्य की उपाधि धारण किया, और विक्रम आदित्य की उपाधि धारण करने के बाद वो खत्म हुआ, और उसके बाद 58 ईसा पूर्व में वो विक्रम संवत स्टार्ट करवाया। विक्रम संवत ये होता है कि अभी मान लीजिए हम लोग 2021 में चल रहे हैं, तो 2021 से आप लोग 58 वर्ष जोड़ दीजिएगा, तब हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा विक्रम संवत में अभी हम लोग चल रहे हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग नेपाली कैलेंडर अगर देखेंगे तो उसमें विक्रम संवत आपको जरूर दिखाई देगा, और अगर अभी हम लोग को जोड़ना है कि हम सब किस साल में चल रहे हैं विक्रम संवत से, तो अभी 2021 में 58 वर्ष जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा कि हम लोग किस वर्ष में जी रहे हैं। चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं छोटा सा, क्योंकि पढ़ाई का दूसरा नाम है रिवीजन। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो जाइएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा डिवीजन कीजिए। सिर्फ एक बार पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, बुक पढ़िए, वीडियो देखिए तो ही कुछ होने वाला है। वीडियो देखने से यही होता है कि आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन बुक पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको एनसीईआरटी का बुक मिले तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो ऑथेंटिक बुक होता है और उसमें जो होता है वही होता है। ठीक है, चलिए एक बार रिकैप करते हैं धीरे से। तो सबसे प्रथम बार विदेशियों का आगमन का क्रम अगर सजाने के लिए बोल दे तो सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद आए शक, पहले आ गए हिंद यूनानी, उसके बाद शक है, उसके बाद पल्लव आया, और उसके लास्ट में आ गए कुषाण। अगर याद करने का ट्रिक अगर मेरे हिसाब से चलेगा तो देखिए, ये अरलव में कि सबसे पहले यानी लास्ट में होता है वो पहले है, और ये जो पहले होता है वो लास्ट में। यानी हम लोग सबसे पहले क्या सीखे थे? क ख। हम तो क ख सीखे थे, तो क ख लास्ट में है,
पुराना चीज़ पहले तो इसको उल्टा सेम किया गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत लोग पहले अ आ इ सीखे होंगे तो उसको भूल जाइए और समझिए कि क ख सीखे, तो क ख पहले ना होके लास्ट में हो गया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगर सबसे पूछा जाए कि सबसे प्रथम बार जो आक्रमणकारी कौन थे, तो बैक्टीरियाई शासक डेमोक्रिटियस थे, ठीक है। और सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान था इसका, तो 2 योगदान आप लोग याद रखिए। सबसे प्रथम बार सोने के सिक्का का प्रचलन और एक मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो क्या है, तो नागदशक और मिनांडर थे, उसके प्रश्नों के उत्तर और एक संग्रह था, ये आप लोग ध्यान रखिए। बस इसमें 2 ही चीज़ आपको याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं। और पर्दा प्रथा है कि याद रख लीजिए, ठीक है। और इसमें चलते हैं तो इसमें आप लोग को 3 चीज़ मात्र याद रखना है। एक चीज़ याद रखिए मात्र, 2 चीज़। एक सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था, तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन उसको जीर्णोद्धार का कार्य कौन करवाया, तो वो करवाया विक्रमादित्य प्रथम, इस रुद्रदामन प्रथम, माफ कीजिएगा, रुद्रदामन प्रथम। और इसमें आप लोग को एक चीज़ और याद रखना है कि रुद्रदामन प्रथम पहला ऐसा व्यक्ति बने जो संस्कृत से इनको बहुत लगाव रहा होगा, इसलिए इन्होंने संस्कृत में अपना एक अभिलेख जारी करवाया और उस अभिलेख का नाम क्या है, तो जूनागढ़ अभिलेख। और इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण कौन किया, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने का रीजन क्या था, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने का रीजन था कि शक को वो पराजित किए, खदेरे, मारे, पीटे और उसके बाद उसको बाहर निकाल के भेजे, और बाहर निकाल के भेजने के बाद वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद 58 ईसा पूर्व में, यानी 58 ईसा पूर्व में वो एक विक्रम संवत शुरुआत करवाया। तो विक्रम संवत क्या होता है आप लोग को पता चल गया। अगर अभी आप लोग जानना चाहते हैं कि विक्रम संवत क्या होता है, तो 58 साल अभी जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा कि हम लोग किस ईयर में जी रहे हैं। तो चलिए, आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और हाँ प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और आप लोगों ने पिछली वाली क्लास नहीं देखे हैं कि कैसे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य आए और कैसे कैसे शासक हमारे भारत में घुसते गए, ये अगर नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। और एक बार और आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो साइड में रेड है बेल आइकन, रेड नहीं, जो सब्सक्राइबर का रेड है उसको दबाइए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए ज़रूर, क्योंकि सपोर्ट आपका रहेगा तो ही मैं कुछ कर पाऊँगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं। और इतना सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। चलिए, आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, हाँ पढ़िए ज़रूर, कुछ कीजिए चाहे ना कीजिए, पढ़िए, कहीं जाइए पढ़िए। हमारे सर जी बोलते हैं कि कहीं जाओ लेकिन पढ़िए, एकदम पढ़िए, मस्त रहिए और खुश रहिए। और चलिए, इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पल्लव वंश। ये पल्लव के बारे में मात्र 2 लाइन है, तो इसका एक राजा का नाम याद रख लीजिए, उतना ही में काम आपका हो जाएगा। और एक कुषाण के बारे में हम लोग अगले वाले क्लास में चलेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मस्त रहिए, खुश रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम और शुभ रात्रि भी साथ में। ओह, इधर से जाते हैं।